नमस्कार दोस्तों। आज सिविल से आप हिमाचल के इस मंच पर हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 15 एमसीक्यूज होंगे इतिहास से। ठीक है, तो इतिहास से हम हर हफ्ते कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। आप इनकी प्लेलिस्ट जो है वो चेक करें जरूर और वहां से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। हर हफ्ते जो 15 एमसीक्यूज हिस्ट्री के होते हैं, अगर आप इनको कंपाइल करते जाएंगे तो आपके लिए जब तक आपका एग्जाम आएगा, चाहे आप नायब तहसीलदार दे रहे हैं, क्लरिकल दे रहे हैं या फिर आप जो है वो HPAS का एग्जाम दे रहे हैं, तो हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं और बहुत सारे बारीक पॉइंट्स आपके रिवाइज होते जाते हैं अगर आप इन सेशंस को रेगुलरली जो है वो देखते हो तो। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने आज के सेशन पे। एक काम कर दो, पहले जो वीडियो है इस लिंक को शेयर कर दो लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते जरूर है लेकिन चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ठीक है मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल ये है कि देखो यहां पे लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 के बारे में बात की गई है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, पर उसके कारण क्या थे। पहला है कि सेशन इज नोन फॉर फर्स्ट सेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे। सेशन पहला है जिसमें जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, खाई जो थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है वो सुलझ गई थी इस सेशन में। तीसरा, नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था इस सेशन में। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है इसका। ठीक है, आंसर देखते हैं, एक मिनट रुको। आंसर है आपका ए। देखो पहला तो जवाहरलाल नेहरू हाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे 1929 के सेशन में, यहां पे पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स की खाई, अरे वो तो 1916 में नहीं खत्म हो गई थी, 1916 में जो लखनऊ का सेशन था, तो यहां तो ये गलत हो गया। और नॉन कॉपरेशन असहयोग जो है का रेजोल्यूशन लिया गया इस सेशन में, नहीं, यहां तो सिविल डिसोबीडियंस की बात थी, सविनय अवज्ञा की, तो नॉन कॉपरेशन भी गलत। तो आंसर आएगा सिर्फ 1 ओनली। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। विद रेफरेंस टू रियोतवारी सेटलमेंट, रियोतवारी व्यवस्था के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। फर्स्ट, रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पीजेंट टू गवर्नमेंट, किसान सीधा जो रेंट है वो सरकार को दिया करते थे। दूसरा, गवर्नमेंट गेव लैंड ऑन पट्टास टू द रोथ, सरकार जो है वो जमीन पट्टे पर देती थी रोथ को। और तीसरा, टैक्सेशन जो इसके अंदर जो लिया जाता था उसमें जमीन का पूरा सर्वे किया जाता था और उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था। तो ये 3 है, आपको बताना है पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा या कोई भी नहीं। तो आंसर है इसका, आंसर बता देता हूं मैं आपको। देखो पहले बताऊं, रेंट जो है वो किसान सीधा सरकार को देते थे, तो यही तो रियोतवारी व्यवस्था है। ठीक है, रेंट भी और टैक्स भी, दोनों, किराया भी और कर भी। गवर्नमेंट जो है जमीन पट्टे पर रियोत्स को देती थी। हाँ, एक पट्टा होता था, एक कागज या एक कपड़ा जिसके ऊपर जो है वो सारी नियम शर्तें लिखी जाती थी कि इतना किराया, इतना टैक्स इतने समय के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। तीसरा, जमीन का पूरा सर्वे और असेसमेंट करके टैक्स वसूला जाता था, बिल्कुल ठीक, तीनों ठीक है ये। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ठीक। चलो तीसरे सवाल पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडक्लिफ कमेटी। रेडक्लिफ कमेटी के संदर्भ में कुछ 5 स्टेटमेंट यहां दी गई है। पहली, रेडक्लिफ कमेटी लाई गई थी ताकि माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके, छोटा सा टिक्का लगाते हैं। दूसरा, गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, इंडिपेंडेंस का जो बिल था उसको वजूद में लाने के लिए। तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज डिलिमिट करने के लिए। चौथा, ईस्ट बंगाल में हुए जो दंगे थे उनके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। चौथा, सेपरेट कमेटियां बनाई गई थी पंजाब और बंगाल को डिवाइड करने के लिए और दोनों के हेड थे रेडक्लिफ। ठीक है, अब देखें एक एक करके कि कितने सही हैं इसमें से। पहला, माइनॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई थी। रेडक्लिफ को पता भी नहीं था भारत में माइनॉरिटी हैं कौन कौन सी। रेडक्लिफ ऐसे अनजान थे, उनको कोई आइडिया भी नहीं था, ना उनको ये काम भी दिया गया, तो इसलिए बिल्कुल गलत। इंडिपेंडेंस बिल को लागू करने के लिए, भाई ये भी बिल्कुल गलत। भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, ये बिल्कुल सही। ईस्ट बंगाल में हुए दंगों की इंक्वायरी के लिए, गलत। चौथा, हाँ, बंगाल और पंजाब के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी और दोनों के हेड रेडक्लिफ थे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो तीसरा सही, पांचवा सही। तीसरा और पांचवा ऑप्शन किसमें है?
आखिरी वाले में, डी। चले अगले सवाल पर। एनी बसंत वॉज, देखो यहाँ एनी बसंत वॉज 3 स्टेटमेंट दी गई हैं उनके बारे में और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला है एनी बसंत रिस्पॉन्सिबल थी होम रूल मूवमेंट के लिए। दूसरा, वो एक्टिव मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की और भारत आई थी एनी एचपी ब्लेवेट्स्की की डेथ के बाद उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में। तीसरा, वो प्रेसिडेंट चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1915 के बॉम्बे सेशन में। देखिए आंसर देखें, पहले एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। होम रूल लीग की शुरुआत एनी बसंत के द्वारा ही की गई थी क्योंकि अपने 2 न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के जरिए उन्होंने लोगों को ये जानकारी दी थी। तो पहला तो है बिल्कुल ठीक, सही। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया था मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की और कर्नल एचएस ऑलकॉट ने 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में। वहां से 1881 में वो भारत भी ले आए इस संस्था को। ये संस्था बेसिकली भारत के कल्चर, रिसर्च और सारी चीजों को ये कह लो कि कल्चर और यहाँ की सभ्यता को बचाए रखने के लिए जो है प्रचार प्रसार करती थी। और ये संस्था जब इसमें मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की की डेथ हो गई तो एनी बसंत जो आयरलैंड में इसकी मेंबर थी वो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे भारत आई, तो ये भी ठीक है। तीसरा, उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था 1917 के सेशन में, 1915 के बॉम्बे सेशन में नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये है गलत। तो आंसर क्या है, आंसर देख लो, पहला और दूसरा किसमें ठीक है, पहले में ठीक है। चलो आंसर हो गया ठीक। चलो जी अगले पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में स्टेटमेंट दी गई, इन पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, करेक्ट पहचानना है कौन सी है। रोलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनी थी, ये कहता है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एंटी रोलेट सत्याग्रह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा, साइमन कमीशन जो है जब उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह चल रहा था उसी समय रोलेट सत्याग्रह भी शुरू हुआ था, दोनों एक साथ चले। तो एक एक करके देखते हैं। पहला, रोलेट एक्ट सेडिशन कमेटी ये की सिफारिशों पर आधारित थी, बिल्कुल ठीक। सेडिशन कमेटी, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, रोलेट एक्ट जो है वो सर सिडनी रोलेट की बनाई गई कमेटी जो सेडिशन कमेटी थी उसकी सिफारिशों पर ही बनी थी, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी क्राइम करते, पुलिस पकड़ती, ब्रिटिश पुलिस, और उन्हें ले जाती कोर्ट तक। कोर्ट में जाके कोई भी उनके खिलाफ बयान देने वाला नहीं मिलता, तो इसलिए ये एक्ट लानी पड़ी और अन्यायपूर्ण एक्ट थी। एंटी रोलेट सत्याग्रह गोपाल कृष्ण गोखले, जब इनकी डेथ 1915 में हो गई तो रोलेट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ तो ये उन्होंने शुरू कैसे किया, गलत। साइमन कमीशन रोलेट सत्याग्रह के साथ कंबाइन करता है उसके अगेंस्ट। अरे साइमन कमीशन की अनाउंसमेंट 1925-26 में हुई और रोलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू हुआ, एंटी रोलेट सत्याग्रह, तो फिर दोनों जुड़ कैसे सकते हैं, गलत। तो सिर्फ पहला ठीक है, यहां पर पहला ठीक है सिर्फ। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। यहां पे एक मूवमेंट दी है, दूसरी तरफ उसके फाउंडर दिए। धर्मसभा राधाकांत देव सामने लिखे, ऑल इंडिया किसान सभा सामने स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सामने ईवी रामास्वामी नाइकर लिखे। ठीक है, आपको बताना कौन सा पेयर सही तरीके से मैच है, 1 1 2 2 3, 1 2 या 3। ठीक है, तो पहला देखें, धर्मसभा राधाकांत देव ने बनाई थी सन 1830 में, बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा देखो, दिखाऊं आपको मैं, ऑल इंडिया किसान सभा ये 1925। ठीक है, एक ये देखो, ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो बनी थी 1936 में। ठीक है, देखो ये 1936 में बनी थी, यार इसको चेंज कर देते हैं, 1925 नहीं 1936 में बनी थी, एक बार ध्यान से देख लेना, 1936 में बनी थी किसान सभा। ठीक है, 1936 में बनी थी किसान सभा, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत 1925 में हुई थी एस रामनाथन के द्वारा। इसमें बाद में जुड़े थे ईवी रामास्वामी, लेकिन उसके फाउंडर नहीं थे। देखो यहाँ पे क्या है, फाउंडर है, संस्थापक राधाकांत देव, संस्थापक 1830, करेक्ट। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, फाउंडर स्वामी सहजानंद, करेक्ट।
लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑल दो स्टार्टेड इन 1925, पर रामास्वामी नायकर उसके संस्थापक नहीं, बाद में जुड़े जरूर थे, तो ये इनकरेक्ट। तो पहला और दूसरा ठीक, आंसर आपका ठीक है। चलो देख लो एक बार, दोबारा से देख लो आंसर जिन्होंने देखना है। चलो फिर चलते आगे। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के संदर्भ में ये कुछ सवाल हैं, ठीक है। पहला, इट बिगिन एज सून एज क्राउन टू कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1858, तो स्वदेशी मूवमेंट तब शुरू हुआ जब 1858 में क्राउन ने भारत पर प्रभुसत्ता हासिल की। दूसरा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्वदेशी मूवमेंट का ही एक हिस्से के रूप में बनाई गई। तीसरा, गुड्स सच एज मैनचेस्टर क्लॉथ, लिवरपूल सॉल्ट बॉयकॉटेड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इसके दौरान ये जो चल रही थी उसके दौरान जो है मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट का बहिष्कार किया गया। चौथा, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बंगाल तक ही सीमित थी। तो आपको बताना है कौन सी सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 या 2 3 4। आंसर है इसका बी, मतलब 1858। अरे यार स्वदेशी मूवमेंट 1906, तो 1858 में कहां से आएगा। दूसरा ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी थी, पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा, मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट दोनों को बॉयकॉट किया गया था, ये भी ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल तक सीमित थी, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2 और 3 सही है सर, ठीक है जी। चलिए तो अब हम जो है वो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 की चार्टर एक्ट के संदर्भ में ये कुछ कथन कहे गए हैं। टेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी, ओपियम ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया, चाय के व्यापार को छोड़ के, चाइना के व्यापार और अफीम के व्यापार को छोड़ के। और विद दिस एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रोपोगेट देयर रिलीजियस आइडियाज, इसके जरिए जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए जो लोग भेजे गए थे, उनको भारत में अपने जो धार्मिक आइडियाज है वो फैलाने का पूरा अधिकार मिल गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो 1853 तक के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे देखो वो ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, कंपनी के जो एक छत्र अधिकार था उसको सिर्फ 2-3 चीजों तक ही सीमित कर दिया था, टी ट्रेड, ट्रेड टू चाइना और ओपियम ट्रेड। उसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने आइडियाज प्रोपोगेट करने का भी अधिकार मिल गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 1833 तक 20 साल की परमिशन मिली थी, ना कि 1853 तक, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा आपका 1 और 2 सही, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो इसमें आपका सही है, ठीक है जी। चल तो इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए कौन से कथन सही हैं। पहला, इसने सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड का विरोध किया था क्या, बताओ जल्दी। इसने बिल्कुल फीमेल इन्फेंटिसाइड और सती का विरोध किया था, तो ये सही है। दूसरा, इट वाज फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, पहला इंटेलेक्चुअल था, इसीलिए तो राजा राममोहन रॉय जो इसके संस्थापक थे उनको जो है फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस कहा जाता था, तो ये भी ठीक है। तीसरा, इट डिनाइड द नीड फॉर प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, इसने कहा कि हमें पुजारी वर्ग की जरूरत ही नहीं है किसी भी धार्मिक ग्रंथों को समझने के लिए या उनको समझाने के लिए, तो ये भी ठीक है। तीसरा, इसने ये कहा कि वेदों में कुछ भी बिल्कुल आज तक कुछ गलत लिखा ही नहीं है, नहीं ये नहीं कहा, तो ये हो गया गलत। तो आंसर आ गया आपका ए, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही, दादा भाई नारोजी का जो सबसे ये कह लीजिए सबसे ज्यादा बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था जो इस मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो क्या था। पहला, उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो अंग्रेज कर रहे थे उसकी पोल खोली, बिल्कुल सही है ये, हाँ उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकर उसकी पोल खोली थी। उसके अलावा ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई 1867 में, ताकि अंग्रेजों को, ब्रिटिश सिटीजन्स को भारतीयों की समस्याओं के बारे में बताया जा सके, तो ये भी ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसे ही जमींदारी एसोसिएशन कहते थे। फिर फर्स्ट इन एशियन बने, ब्रिटिश एमपी बनने वाले, इतना स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन 1867 में नहीं, 1892 में
ठीक है, तो ये इसीलिए गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही है, और जो आपकी है बी। ठीक है जी, चलो आगे। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, देखो अब ये भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहां पर। ठीक है, यहां दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी। देखो कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरा सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा गांधी जी बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द ओनली टाइम, चौथा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और पांचवा पट्टाभी सीतारमैया लॉस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू सुभाष चंद्र बोस। तो एक एक करके ना मैं इनके साल लिखूंगा, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचान। तो मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी एमसी चावला के द्वारा बनाई गई थी 1929 में, जब मुस्लिम लीग से इनको निकाल बाहर किया गया था, ये इल्जाम लगा के कि भाई वो तो जो है कांग्रेस के ज्यादा जो है फेवर की बातें कर रहे हैं मुस्लिम्स। तो उसमें एमसी चावला अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लेकिन इसने बाद में कांग्रेस से भी कोई एसोसिएशन नहीं किया, लेकिन सेकुलरिज्म के मुद्दे पे अड़ी रही कि इस देश को सेकुलर होना चाहिए, और देश के बंटवारे का भी इन्होंने विरोध किया। सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ 1907 में, गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने 1924 में, बेलगाम सेशन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंत में हुई, पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए 1939। तो इस हिसाब से सबसे पहले आएगा 2 यहां है इन दोनों में, फिर अगला ऑप्शन है 3 1924, तो फिर ये वाला सही है ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, ए आपका सही आंसर है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स पर आप ध्यान दें। विलियम बेंटिक जो है पहला स्टेटमेंट कहता है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंप्लीमेंटेशन। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि 1833 से ही तो बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, तो बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट से बनाई गई थी, बिल्कुल गलत है, पिट्स इंडिया एक्ट से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनी। ठीक है, ओपन कंपटीशन शुरू किया गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हाँ, ये कुछ हद तक ये बात ना आपको अब समझ आएगी। 1853 की चार्टर एक्ट ने प्रोविजन बनाया था, इसके तहत बनाई गई थी मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी बनाई गई थी कि वो सिविल सर्विसेज के लिए क्या रूल्स हो, किस तरीके से रिक्रूटमेंट हो, ये बताए। मैकॉले कमेटी की सिफारिश पे बना सिविल सर्विस कमीशन, और उसके तहत फिर 1855 में एग्जाम लिया जाने लगा। ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ठीक है। चौथी, मैकॉले कमेटी सिविल सर्विस से जुड़ी, अभी बताया, हाँ जुड़िए, तो चौथा भी ठीक है। तो 1 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक है। ठीक है जी, आगे बात समझ, आगे चलते। चलो, अब जो स्टेटमेंट दी गई है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट पहचानना है, 2 दी हैं। पहला, आंध्र जो है वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे बनाया गया, ये लिखा है। दूसरे में लिखा जेबीपी कमेटी, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी। तो आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो देखें, आंध्र जो है वो पहला स्टेट बना 1953 में, बिल्कुल ठीक है ये। पोट्टी श्रीरामुलु जो है उनका जब निधन हुआ और जब उन्होंने बहुत लंबा फास्ट किया, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा सरकार को, पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया। जेबीपी कमेटी 1948 में बनी थी, दूसरी कमेटी थी धार कमेटी के बाद, और इसने रिजेक्ट किया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। तो दूसरा तो गलत हो गया ना, दूसरा गलत है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 ओनली। ठीक है जी, तो आंसर आएगा 1 ओनली। अब चलते हैं आगे। अब देखो आगे नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना। अब की बार ये ध्यान रखना, पहला, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले इंडियन थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। दूसरा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है उसके तहत सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया जमींदार वर्ग को। तीसरा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। चौथा, लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। तो ये 4 स्टेटमेंट है।
अब एक एक करके समीक्षा कर लेते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिन्होंने ज्वाइन की, बिल्कुल सही है, एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति थे। दूसरे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जमींदारों का नहीं सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था, तो ये हो गया गलत। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं वो तो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, तो इसलिए ये गलत। और बाद में बने थे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया, लेकिन वो कभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बने। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने थे भारत के, ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला और चौथा ठीक हुआ, ठीक है। लेकिन इसने पूछा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट 2 और 3 है, पहला और चौथा ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा। और अब आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907? 1907 में जो कांग्रेस के बीच में अलगाव हुआ, तो उसके पीछे का कारण क्या था? ए, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, भारत में कम्युनलिज्म जो है वो फैलाने की कोशिश की गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा। एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको मॉडरेट्स की अंग्रेजों के साथ किसी भी तरीके की जो है कोई नेगोशिएशन की जो उन्हें लग नहीं रहा था कि ये कुछ भी कर पाएंगे। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन किया गया था इसलिए। चौथा, अरविंदो घोष की जो है इनेबिलिटी कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ना बन सके इसलिए। तो आंसर है, देखो आंसर है ये। एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मॉडरेट किसी भी तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे ब्रिटिश सरकार से, ये शायद वजह थी जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हुआ। और अरविंदो घोष नहीं, वो उस समय जो है वो इलेक्ट कराना चाहते थे अपने साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को, लेकिन उनको इलेक्शन से परे रखा गया और नागपुर से बदल के इलेक्शन सूरत ले आए थे, और जिसकी वजह से वो लड़ ना सके। लाला लाजपत राय लड़े लेकिन वो हार गए रास बिहारी घोष से, ठीक है। तो लेकिन असली कारण ये है कि मॉडरेट्स पर भरोसा नहीं रह गया था एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को, गर्मपंथी नेताओं को, नरमपंथियों पे, कि वो कुछ भी डील जो है वो कर पाएंगे अंग्रेजों से अपने लिए और लोगों के लिए। तो ये थे हमारे 15 सवाल और आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। सेशन को लाइक कर दो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस जो है वो बहुत स्लो पड़ गया। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है।